हेलो दोस्तों, सीए इंटर ऑडिट एक चैप्टर हमने पढ़ लिया है, चैप्टर 1। चलिए दूसरे चैप्टर के बारे में बात करते हैं। और चैप्टर 2 का जो नाम है वो आप देख सकते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, 2 स्टैंडर्ड इसमें हम कवर करने वाले हैं। मैं बताऊंगा जब जैसे जैसे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक आपके मॉड्यूल में दिया है, यू कैन सी ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, ऑडिट प्लानिंग मीनिंग इसका बड़ा साफ है, बड़ा सिंपल है। व्हेनेवर वी कंडक्ट ऑडिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हमें उसकी एडवांस में प्लानिंग कर लेनी चाहिए। और दोस्तों ये बात बहुत साफ है कि व्हाई डू वी प्लान, हम किसी भी चीज की प्लानिंग क्यों करते हैं। कोई भी काम को इफेक्टिव मैनर में, एफिशिएंटली और टाइमली करने के लिए हमें उसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मैंने 3 शब्द कहे आपसे, इफेक्टिव, एफिशिएंट और टाइमली। क्योंकि काम समय पे होगा, आपके एफर्ट्स कम लगेंगे, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, गलतियां कम होगी, काम सिस्टमेटिक होगा, एफिशिएंटली होगा। इसलिए हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो अगर मैं बात कर रहा हूं प्लानिंग की, तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग क्यों करें। भैया काम को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली और टाइमली मैनर पे करने के लिए प्लानिंग कर लें। दूसरा पॉइंट, कवरेज। प्लान में क्या इंक्लूड होता है, प्लान में क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो देखिए आप मॉड्यूल में उन्होंने 4 बातें लिखी है कि जब आप प्लान करें तो उसमें 4 चीजों को इंक्लूड करें। नंबर 1, अक्वायरिंग द नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर। बच्चों आप ये जानते हैं, हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करते हैं, सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को हम स्टडी करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसी से फिर आगे की ऑडिट डिसाइड होती है। तो सबसे पहले उसके अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज और इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज गेन करना, उसे इवेल्युएट करना। उससे क्या होता है, तो सेकंड पॉइंट कहता है एस्टैब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड। उससे हमें उस पर विश्वास की मात्रा, रिलायबिलिटी पता लगती है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल रिलायबल है या नहीं है। उससे क्या होता है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर ऑडिट प्रोसीजर। और फिर उसी हिसाब से हम अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। समझे क्या? समझाता हूं। सबसे पहले आप कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल को स्टडी कीजिए। आपको पता चलता है कि वो अच्छा है। अगर वो अच्छा है तो इसका मतलब वो रिलायबल है, उस पर डिग्री ऑफ रिलायंस ज्यादा होगा, विश्वास की मात्रा ज्यादा होगी। और जब डिग्री ऑफ रिलायंस ज्यादा होगा तो आप अपने ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को कम कर सकते हैं। आपके लिए काम आसान हो जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिए, हमने एक कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को चेक किया, उसमें हमें बहुत सारी गलतियां, कमियां देखने को मिली, तो इसका मतलब वो अच्छा नहीं है। तो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वास की मात्रा कम होगी। और जब विश्वास की मात्रा कम होगी तो हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर्स की नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को बढ़ाना पड़ेगा। गॉट इट? और फिर चौथा पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। देखिए ऑडिट में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। मान लीजिए कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी लोकेशंस हैं, सब्सिडरीज भी हैं, अलग अलग एरियाज में हमें ऑडिट करनी है। तो सारे काम को कोऑर्डिनेटेड वे में आप करें, इसलिए प्लानिंग करना जरूरी है। तो आपकी प्लानिंग में ये 4 चीजें आनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? वापिस से सबसे पहले हमने पढ़ा प्लानिंग क्यों करें, हो गया सर। दूसरा पॉइंट, प्लान में क्या क्या कवर होना चाहिए, व्हाट शुड बी कवर्ड इन योर ऑडिट प्लान। तो भैया 4 चीजों को ऑडिट प्लान में कवर करें। ओके, एग्री। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड। प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एंड रिवाइज्ड। ये भी बड़ा सिंपल पॉइंट है, पहले समझो फिर पढ़ते हैं। प्लानिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और यहां तक कि इनका कहना है कि प्लानिंग क्या है, जैसे ही पिछले साल की 1 साल की ऑडिट खत्म हुई, हम अगले साल की ऑडिट प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो प्लानिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे जैसे आपके बिजनेस की नॉलेज बढ़ती है, आप जैसे जैसे ऑडिट करते हैं, हम अपने प्लान को अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। सो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है क्या? पढ़ दूं इसे? देखिए लिखा है, प्लान शुड बी फर्दर डेवलप्ड एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। आगे लिखा है एज पर 300, प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज। डिस्क्रीट मतलब टुकड़ों में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बट रादर ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये निरंतर चलने वाली, और इटरेटिव मतलब एक रिपीटेटिव प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। एंड दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूअस अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट। वो पिछली ऑडिट की समाप्ति से
फिर शुरू हो जाएगी और अगली ऑडिट की समाप्ति तक चलती रहेगी। यही प्रोसेस लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना? फाइन। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों, हमने जो शुरुआत की है वो किससे की है? SC 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? बता चुका हूं मैं, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूरे चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग। किसी भी ऑडिटर को प्लान करके ऑडिट करने से क्या क्या फायदे होते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए पढ़ लेते हैं मॉड्यूल से। पहला, हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द ऑडिट। प्लान करके कोई भी काम करने से हमें मदद मिलती है कि हम ऑडिट के इंपॉर्टेंट एरियाज पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो मिसमैच होगा, कहीं ज्यादा ऑडिट हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी, कुछ चीजें कुछ एरिया ऑडिट होने से छूट जाएगा और कहीं पे आप जरूरत से ज्यादा अटेंशन पे कर देंगे। तो प्लानिंग करने से ये अश्योर हो जाता है कि हम हर एरिया पे एप्रोप्रिएट अटेंशन दे रहे हैं, कुछ छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम टाइम टेबल बना के प्लानिंग करके स्टडी करते हैं तो उससे किसी भी टॉपिक के छूटने की संभावना नहीं रहती है। दूसरा, हेल्पिंग द ऑडिटर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन ए टाइमली बेसिस। पोटेंशियल मतलब संभावित समस्याएं। देखिए, आपने पहले से चीजों को प्लान कर लिया है, आपको मालूम है कि कब कहां किस टाइम आपको किस चीज को चेक करना है। तो पहले से जब चीजें प्लान होती है तो आपको संभावित समस्याओं के बारे में भी पता होता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मान लीजिए मैं कहीं हिली एरिया में जा रहा हूं, जैसे मैं अमरनाथ यात्रा पे जा रहा हूं, तो अगर मैं अपनी ट्रेवलिंग अपनी यात्रा को पहले से प्लान करूंगा तो मुझे पता होगा कि वहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवलिंग के लिए जा रहा हूं, पहले से प्लानिंग करूंगा तो मुझे एडवांस में पता होगा कि वहां क्या क्या संभावित समस्याएं आ सकती है। तो वो सब चीजें ध्यान रखें। जैसे हम वेजिटेरियन हैं और मान लीजिए हांगकांग या चाइना कहीं घूमने गए, तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि यार वहां खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, सो वी कैन मैनेज आवर प्लान और ट्रिप अकॉर्डिंगली। तो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, संभावित समस्याएं आपको पहले से ही पता चल जाती है। तीसरा पॉइंट, बाय प्रॉपर प्लानिंग यू कैन प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट। प्लानिंग करके आप अपनी ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, आपका काम सिस्टमेटिक होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा। डी पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। क्या लिखा है बच्चों? सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। मेरे ऑफिस में बहुत सारे आर्टिकल हैं, मेरे पास बहुत सारे काम हैं, कौन से काम पे किसको ले जाऊं, और अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट भी कर रहा हूं तो वहां पे कौन सा काम किसको दूं। भैया, जैसा वर्क का लेवल है फिर वो उसी कॉम्पिटेंस के बंदे को आपको चुनना पड़ेगा। जूनियर आर्टिकल है उसको इजी काम दें, कोई टेक्निकल वर्क है वो सीनियर आर्टिकल को दें। प्रॉपर प्लानिंग करने से आप अपने टीम मेंबर्स का प्रॉपर सिलेक्शन कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट, इट फैसिलिटेट द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ द वर्क। अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग की है तो मैं अपने टीम मेंबर्स को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता हूं, उनके काम का सुपरविजन कर सकता हूं और उनके काम का रिव्यू कर सकता हूं। तो प्लानिंग करने से आपको मदद मिलती है अपने असिस्टेंट्स के वर्क को डायरेक्शन देने में, उनको सुपरवाइज करने में और उनके काम को रिव्यू करने में। और आखिरी पॉइंट क्या है बच्चों? असिस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट्स। क्या होता है कि जैसे हम किसी कंपनी की ऑडिट करते हैं तो मान लीजिए उस कंपनी की ब्रांचेस भी हैं, सब्सिडरी कंपनी भी है, जॉइंट वेंचर्स भी हैं, कोई फॉरेन में कोलैबोरेशन भी हैं। तो उन लोगों के साथ अगर आपको किसी तरह का कोऑर्डिनेशन करना है या आपको बिल्डिंग का वैल्यूएशन करना है तो कोई एक्सपर्ट को आपको बुलाना है, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो इन लोगों के साथ बेहतर तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। सो ऑल दीज आर बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लानिंग। एक बार फिर से फटाफट, पहला, इससे आप इंपॉर्टेंट एरियाज पर एप्रोप्रिएट ध्यान दे पाते हैं, कोई चीज छूटती नहीं है। दूसरा, पहले से आपने प्लानिंग कर ली है तो संभावित समस्या, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आपको टाइम पे पता चलती है। तीसरा पॉइंट, आप अपनी ऑडिट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकते हैं, काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली होगा।
ऑडिट प्लानिंग आपको अपनी टीम मेंबर्स के सिलेक्शन में मदद देता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ वर्क एंड देयर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। इसके माध्यम से आप अपने असिस्टेंट्स के काम को डायरेक्शन दे सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और प्लानिंग करके चलेंगे तो आप जो दूसरे लोग ऑडिट में इन्वॉल्व हैं उनके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी कर सकते हैं। बच्चों, ऑडिट में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, कल मुझसे किसी ने पूछा भी था स्टूडेंट ने, सर ऑडिट कैसे पढ़ें। देखिए, ऑडिट आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है, अकाउंट्स आपने पहले पढ़ा है, इको, ये सब चीजें पढ़ी हुई होती है, ऑडिट आपके लिए नया है। तो मैं क्या कह रहा था कि इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा, लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल रखनी पड़ेगी, पॉइंट्स जब आपको याद होंगे तभी आप आंसर लिख पाएंगे। अगर आप अपने मन से आंसर लिखेंगे कि ऑडिट प्लानिंग करने से ये फायदा होता है, वो बेनिफिट होता है, वो फायदा होता है, ये बेनिफिट होता है, एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। तो अभी से पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और देखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन किया करो, छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखो, तो लैंग्वेज अपने आप बन जाएगी। जैसे मैंने आपको रिकॉल कराया ना अभी, पहला क्या था, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। तीसरा, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज कर सकते हैं आप। चौथा, अपने टीम मेंबर्स का सिलेक्शन प्रॉपरली कर सकते हैं। पांचवा, आप डायरेक्शन दे सकते हैं, सुपरविजन कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और छठा, जो दूसरे लोग ऑडिट में इन्वॉल्व हो उनके साथ आप प्रॉपरली वर्क को कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। दिस इज बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान। गॉट द पॉइंट बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको दिया है वो लिखा है ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो इसको मैं रख कर देता हूं और अब मैं टॉपिक लिखता हूं। देखिए, जो ऐसे 300 है ये कुछ ऐसा है, कुछ मैं आज पढ़ाऊंगा, फिर कुछ चीजें अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। ये कुछ इस तरह से है, एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा इससे। एक सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा हुआ, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट प्लान। और कितने पॉइंट पढ़े बच्चों अपन ने इसमें? 6 पॉइंट्स। सही है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और फिर तीसरा सेक्शन हम उसका पढ़ेंगे ऑडिट प्लान। ठीक है ना? तो ये एक तरह से इसके मोटे मोटे 3 पार्ट है, सेक्शन है। बेनिफिट्स हमने पढ़ लिए हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। देखो बच्चों, आप ये देखो, आगे आप ये 2 वर्ड्स अपने को डिस्कस करने हैं। वन इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड अनदर वन इज ऑडिट प्लान। सो एज द नेम सजेस्ट, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी मतलब ओवरऑल मुझे ऑडिट का एक ओवरव्यू चाहिए, एक ब्लूप्रिंट चाहिए, एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैं इस कंपनी की ऑडिट में मुझे क्या क्या मेन एस्पेक्ट है। और ऑडिट प्लान जो है फिर वो और ज्यादा डिटेल्ड होता है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे इस कंपनी की ऑडिट कैसे करनी है। तो बच्चों कैन आई आस्क यू कि इन दोनों में से पहले क्या बनेगा? पहले ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी, क्योंकि इससे आपको एक ऑडिट का ओवरव्यू मिलेगा। और बाद में क्या बनेगा? बाद में ऑडिट प्लान बनेगा। क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं कि दोनों में से ज्यादा डिटेल्ड क्या होता है? ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है, क्योंकि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में तो सिर्फ ओवरव्यू होगा, इसमें तो सिर्फ ओवरव्यू होगा, लेकिन यहां तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी ऑडिट प्लान में। तो चलिए हम बात करते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। मॉड्यूल में थोड़ा आगे पीछे दिया है आपको, हमें थोड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। तो पहले आप पीछे चलिए तो जरा, और टॉपिक नंबर 2.2 पे आइए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में बच्चों 5 पॉइंट्स होते हैं। देयर आर 5 पॉइंट्स इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, फिर से बोल देता हूं। पहले हम पढ़ रहे हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, एंड आई एम सेइंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में बच्चों 5 पॉइंट्स होते हैं। सो लेट अस डिस्कस दोज 5 पॉइंट्स, एंड आई एम ऑन टॉपिक नंबर 2.2। क्या 5 बातें हम डिसाइड करेंगे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में? नंबर 1, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। थोड़ा टेक्निकल है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइंस इट्स स्कोप। लिख देता हूं।
नियुक्ति की प्रकृति जिससे मुझे अपना कार्यक्षेत्र पता लगेगा। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, व्हाट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन मेड, मुझे किस तरह की नियुक्ति दी गई है, क्योंकि जैसा मेरा नेचर ऑफ एंगेजमेंट होगा वैसा मेरा स्कोप होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं भाई मुझे रेजोनेंस में अपॉइंट किया गया है। बॉस, व्हाट इज द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट? आप अकाउंट्स एंड फाइनेंस में अपॉइंट किए गए हैं या कॉमर्स डिवीजन में अपॉइंट किए हैं? अगर आप अपॉइंट किए गए हैं तो एज ए फैकल्टी अपॉइंट किए गए हैं या एज ए कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए हैं? एज ए फैकल्टी भी अगर आप हैं तो पार्ट टाइम है या फुल टाइम है? ये सब चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट होगा वैसा आपके काम का स्कोप होगा। तो पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन योर स्कोप। दूसरा पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एज नेम सजेस्ट, रिपोर्टिंग, मुझे ऑडिट रिपोर्ट कैसे देनी है, कब देनी है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, बीच में भी देनी है या फाइनल स्टेज पे देनी है, मैनेजमेंट के साथ कैसे मुझे डिस्कशंस करने हैं, यानी रिपोर्टिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं। पहले मैं पांचों पॉइंट आपको बता देता हूं। तीसरा, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट फैक्टर। भाई मेरी प्रोफेशनल ओपिनियन में, मेरे प्रोफेशनल जजमेंट में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिग्निफिकेंट होंगे इन गिविंग डायरेक्शन टू माय टीम मेंबर्स। तो मुझे पहले से ही ये डिसाइड करना होगा कि अपनी टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चौथा क्या है, रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। और आखिरी पॉइंट है इसका, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज टू कंडक्ट ऑडिट। ऑडिट करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनकी आपको आवश्यकता क्या है। दोस्तों आज मैं इतना ही रखूंगा, फिर अगले लेक्चर में हम इन सब की डिटेल के बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार इसको रिकैप कर लीजिए, आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा भाई प्लानिंग क्यों, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा कि प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें क्या क्या कवर करते हैं। तीसरा हमने पढ़ा प्लानिंग कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये लगातार चलती रहती है। फिर चौथा हमने पढ़ा प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। और फिर हमने पढ़ा व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, व्हाट इज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। तो याद रखिएगा ये टॉपिक नंबर 2.2 है। अभी मैं चाहता हूं कि आपको 5 पॉइंट याद हो कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में 5 बातें आती है। नंबर 1, डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन योर स्कोप, क्योंकि जैसा आपका नेचर ऑफ एंगेजमेंट होगा वैसे आपके काम का स्कोप होगा। दूसरा, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, मुझे कब, कैसे, कहां, कैसे रिपोर्ट देनी है। तीसरा, इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो मेरे प्रोफेशनल जजमेंट में सिग्निफिकेंट है अपने टीम मेंबर्स को डायरेक्शन देने के लिए। उसके बाद रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। इन सब के बारे में डिटेल पढ़नी है, वो डिटेल फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज मैं इतना ही रखता हूं। थैंक्स अ लॉट।